क्या पाकिस्तान आज अपनी ही बनाई हुई पहचान के जाल में फंस गया है? क्या वह देश जिसने दशकों तक अपनी पहचान को अरब, तुर्क और मध्य एशियाई विजेताओं से जोड़कर पेश किया, अब अचानक सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी बनने की कोशिश कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या है बदलाव केवल इतिहास का पुनः मूल्यांकन है या फिर सिंधु जल संधि के विवाद में एक नई रणनीति? इन सवालों का जवाब समझने के लिए हमें इतिहास, राजनीति, भू राजनीति और वर्तमान भारत पाकिस्तान संबंधों को एक साथ देखना होगा। सिंधु नदी केवल एक नदी नहीं है, यह दक्षिण एशिया की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक की जीवन रेखा रही है। हजारों वर्ष पहले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर इसी नदी तंत्र के आसपास विकसित हुए थे। दुनिया की सबसे विकसित प्राचीन शहरी सभ्यताओं में गिनी जाने वाली सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा हिस्सा आज के पाकिस्तान में स्थित है। यही कारण है कि पाकिस्तान लंबे समय से इन पुरातात्विक स्थलों को अपनी राष्ट्रीय विरासत का हिस्सा बताता रहा है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी दिखाई देता है। 1947 में पाकिस्तान का निर्माण दो राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ था। इस विचार के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग राष्ट्र हैं। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान के कई शासकों ने अपनी राष्ट्रीय पहचान को इस्लामी इतिहास से जोड़ने पर जोर दिया। स्कूलों की किताब में अक्सर यह बताया गया कि पाकिस्तान का इतिहास मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण से शुरू होता है। बाद के दशकों में महमूद गजनवी, महमूद गौरी और अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रमणकारियों को भी कई बार ऐतिहासिक नायकों के रूप में प्रस्तुत किया गया और यहीं से आज का विवाद पैदा होता है। एक तरफ पाकिस्तान अपनी सैन्य शक्ति के प्रतीकों, मिसाइलों और रणनीतिक कथाओं में गौरी, गजनवी और अब्दाली जैसे नामों का इस्तेमाल करता रहा है। दूसरी तरफ जब सिंधु नदी और सिंधु जल संधि की बात आती है तो वही पाकिस्तान खुद को सिंधु घाटी सभ्यता का असली उत्तराधिकारी बताने लगता है। आलोचकों का तर्क है कि इन दोनों दावों को एक साथ लेकर चलना आसान नहीं है। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित स्थिति में रखने के फैसले के बाद यह बहस और तेज हो गई। भारत का कहना है कि सीमा पर आतंकवाद जारी रहने तक उसकी नीति में बदलाव नहीं होगा। भारत के अधिकारियों ने हाल के महीनों में कई बार दोहराया है कि सिंधु को लेकर भारत का रुख आतंकवाद से जुड़ी चिंताओं के कारण बदला है। इसके बाद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय कूटनीतिक अभियान शुरू किया। पाकिस्तान के नेताओं ने सिंधु नदी को अपनी जीवन रेखा बताया और यह तर्क दिया कि सिंधु से जुड़ी ऐतिहासिक विरासत भी पाकिस्तान की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ नेताओं ने तो मोहनजोदड़ो और सिंधु सभ्यता का उल्लेख करते हुए पाकिस्तान को सिंधु का संरक्षक बताया। यहीं से एक नई वैचारिक लड़ाई शुरू हुई। कई विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान दशकों तक अपनी पहचान को मुख्य रूप से इस्लामी और मध्य एशियाई विरासत से जोड़ता रहा है, लेकिन अब जब सिंधु जल का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बन गया है तो पाकिस्तान अपने प्राचीन और पूर्व इस्लामी इतिहास पर अधिक जोर देने लगा है। हाल के महीनों में टैक्सला, गांधार और सिंधु सभ्यता से जुड़े विषयों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अधिक प्रमुखता से उठाया गया है। अगर हम पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को देखें तो वहाँ शाहीन, गौरी, गजनवी और अब्दाली जैसे नाम दिखाई देते हैं। इन नामों का चयन केवल सैन्य परंपरा नहीं बल्कि एक वैचारिक संदेश भी माना जाता है। इन नामों के पीछे वे ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं जिन्हें भारतीय इतिहास में अक्सर आक्रमणकारी के रूप में देखा जाता है। अब सवाल यह है कि यदि कोई देश अपनी आधुनिक राष्ट्रीय पहचान को इन आक्रमणकारियों से जोड़ता है तो क्या वह उसी समय सिंधु घाटी सभ्यता जैसी प्राचीन स्थानीय सभ्यताओं का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी होने का दावा भी कर सकता है? पाकिस्तान के भीतर भी इस विषय पर अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि पाकिस्तान की धरती पर मौजूद हर ऐतिहासिक विरासत उसकी राष्ट्रीय विरासत है, चाहे वह बौद्ध काल की हो, हिंदू काल की हो या इस्लामी काल की। उनके अनुसार सिंधु सभ्यता, गांधार सभ्यता और इस्लामी इतिहास सभी पाकिस्तान की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि यदि ऐसा है तो फिर दशकों तक पूर्व इस्लामी इतिहास को राष्ट्रीय विमर्श में सीमित क्यों रखा गया? यह प्रश्न आज भी बहस का विषय बना हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि स्वयं एक अनोखा समझौता रही है। 1960 में हुई इस संधि ने कई युद्धों और गंभीर तनाव के बावजूद लंबे समय तक काम किया, लेकिन 2025 के बाद हालात तेजी से बदले। भारत ने आतंकवाद से जुड़े मुद्दों का हवाला देते हुए संधि को प्रभावी रूप से निलंबित स्थिति में रखने का फैसला किया। पाकिस्तान ने इसका विरोध किया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे चुनौती देने की कोशिश की। यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें सिंधु सभ्यता की चर्चा अचानक वैश्विक राजनीति विमर्श का हिस्सा बन गई। दरअसल पानी केवल संसाधन नहीं होता, पानी राजनीति भी है, अर्थव्यवस्था भी है और राष्ट्रीय सुरक्षा भी। पाकिस्तान की कृषि का बड़ा हिस्सा सिंधु नदी तंत्र पर निर्भर करता है, इसलिए सिंधु जल से जुड़ा कोई भी विवाद पाकिस्तान के लिए केवल कूटनीतिक मुद्दा नहीं
बल्कि अस्तित्व से जुड़ा प्रश्न बन जाता है। इसी कारण पाकिस्तान अपनी दलीलों को केवल कानूनी आधार तक सीमित रखना नहीं चाहता, वह ऐतिहासिक और सभ्यतागत तर्कों को भी सामने लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यही उसे सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। यदि पाकिस्तान कहता है कि उसकी पहचान सिंधु सभ्यता से जुड़ी है, तो उसे अपने इतिहास की उस धारा को भी स्वीकार करना होगा जो इस्लाम के आगमन से हजारों वर्ष पहले की है। इसमें वैदिक परंपराएं, बौद्ध विरासत, गांधार संस्कृति और अनेक स्थानीय सभ्यताएं शामिल हैं। दूसरी ओर यदि वह अपनी पहचान मुख्य रूप से मध्य एशियाई और इस्लामी विजेताओं से जोड़ता है, तो फिर सिंधु सभ्यता का दावा उतना मजबूत नहीं दिखता। यही कारण है कि कई पर्यवेक्षक कहते हैं कि पाकिस्तान आज एक वैचारिक चौराहे पर खड़ा है। उसे तय करना होगा कि उसकी राष्ट्रीय पहचान की मूल जड़ें कहाँ हैं। क्या वे सिंधु घाटी की प्राचीन धरती में हैं, या फिर उन विजेताओं की विरासत में जिन्हें उसने दशकों तक अपने राष्ट्रीय नायकों के रूप में प्रस्तुत किया। इस पूरे विवाद का एक और पहलू है, आधुनिक राष्ट्र केवल इतिहास से नहीं चलते, बल्कि वर्तमान और भविष्य से भी चलते हैं। यदि पाकिस्तान वास्तव में अपनी प्राचीन विरासत को अपनाता है, तो यह उसके समाज में अधिक सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक संतुलन ला सकता है। लेकिन यदि इतिहास का उपयोग केवल किसी मौजूदा राजनीति या कूटनीतिक विवाद में तर्क मजबूत करने के लिए किया जाता है, तो फिर उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। भारत पाकिस्तान संबंधों में आने वाले वर्षों में पानी का मुद्दा और महत्वपूर्ण हो सकता है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी और कृषि की जरूरतें इस समस्या को और जटिल बनाएंगी। ऐसे में सिंधु नदी केवल इतिहास का विषय नहीं रहेंगी, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का प्रश्न भी बनेंगे। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान की वास्तविक पहचान क्या है। क्या वह सिंधु सभ्यता का उत्तराधिकारी है? क्या वह मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होने वाले इतिहास का वाहक है? क्या वह गौरी, गजनवी और अब्दाली की विरासत पर गर्व करता है, या फिर वह इन सभी परतों को मिलाकर एक नई राष्ट्रीय पहचान गढ़ने की कोशिश कर रहा है? आज सिंधु जल संधि का विवाद केवल पानी की लड़ाई नहीं रह गया है, यह इतिहास, पहचान, सभ्यता और राजनीति की भी लड़ाई बन चुका है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के सामने सबसे कठिन प्रश्न भारत नहीं, बल्कि उसका अपना इतिहास खड़ा रहा है।